इस फिल्म की शुरुआत होती है पेरिस के एक लैब से। समय चल रहा है 1934 का। मारी क्यूरी अपने लैब में आज कोलैप्स कर जाती है। ये कहानी दरअसल मारी क्यूरी के रियल लाइफ की स्टोरी को प्रदर्शित करती है। मारी को जल्दबाजी से हॉस्पिटल में लाया जाता है। इसी दौरान मारी को अपनी लाइफ अपनी ही आंखों के सामने तैरते हुए दिखने लगी। उस समय मारी काफ़ी यंग थी। वो समय था 1893 का। मारी उस समय एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, पर चूंकि वो एक औरत थी, उसे फंडिंग नहीं मिलती थी। कोई भी उसे साइंटिस्ट मानने से इनकार कर देता था। उस समय में कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि औरतें साइंटिस्ट भी बन सकती हैं। मारी की मुलाकात हुई पियर क्यूरी से। पियर अपने आप में साइंटिस्ट था। उसकी कई रेडियो एक्टिव रेस पर रिसर्च चल रही थी। इन दोनों ने साथ में मिलकर रेडियो एक्टिव रेस पर अपना काम करना शुरू किया। पियर मारी की काबिलियत देखकर उसे अपने साथ पार्टनरशिप में रखना चाहता था। मारी इस ऑफर को कबूल कर लेती है। साथ में काम करते हुए दोनों की नज़रें टकराई। लैब के अंदर ही दोनों आपस में संभोग करते हैं। इसके बाद इन्होंने रिसर्च के साथ साथ अपना अफेयर भी जारी रखा। मारी ने इन समय पोलोनियम और रेडियम इन दोनों को ढूंढ निकाला। पियर इस डिस्कवरी से इतना इम्प्रेस हुआ है कि उसने मारी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब तक तो ये रिश्ता संभोग तक ही था, पर अब दोनों एक दूसरे के लिए इमोशंस पे रखते हैं। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को जाहिर किया। फिर दोनों ने शादी कर ली। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि इनके 2 बच्चे भी हैं। पिछले कई सालों से मारी रेडियो एक्टिव पर भी रिसर्च कर रही है। फाइनली उसने रेडियो एक्टिविटी को भी फाइंड आउट कर लिया। उसकी इस डिस्कवरी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि रेडियम का इस्तेमाल मरे हुए लोगों से बात करने में भी किया जा सकता है। यानी रेडियम की हेल्प से हम आफ्टर लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी डिस्कवर कर सकते हैं। सभी इस बात से बड़े एक्साइटेड हैं। पियर मारी को इस एक्सपेरिमेंट के लिए लाता है। यहाँ रेडियम की सहायता से एक मरे हुए व्यक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इतने में मारी को खबर मिली है कि पोलैंड में उसकी मदर की डेथ हो गई है। मारी कहती है कि उसे एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं लग रहा, ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। इस तरह मारी ने इस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया। इन सब में साल दर साल बीत गए। गवर्नमेंट की तरफ से पियर को नॉमिनेट किया गया है फिजिक्स में ऑनर देने के लिए। वो पाता है कि इसमें सिर्फ उसका नाम है, पर उसकी वाइफ मारी का नाम नहीं है। वो इस अवार्ड को लेने से इनकार कर देता है। फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज़ के लिए पियर को चुनाया गया है। पियर ये जिद करता है कि अपनी वाइफ के साथ वो जॉइंटली इस अवार्ड को स्वीकार करेगा, वरना वो इसे रिजेक्ट कर देगा। मारी को जब ये सब पता चला है तब वो पियर पर काफ़ी गुस्सा होती है। वो पियर को फोर्स करती है कि वो स्टॉकहोम जाकर उसके बिना ही अवार्ड स्वीकार करे। इसके कुछ समय बाद ही ये पता चलता है कि पियर को एनीमिया है। छानबीन में यह पाया गया है कि रेडियो एक्टिव रेस में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पियर की बीमारी की वजह हैं। मारी इन सब बातों को रिजेक्ट कर देती है। पियर की बीमारी इतनी बढ़ती गई कि फाइनली उसकी डेथ हो गई। अब मारी अकेली है, पर वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी रिसर्च जो कि उसने रेडियो एक्टिव पर की है, उसके एलिमेंट्स की वजह से पियर की डेथ हुई है। पर धीरे धीरे अब लोग इन रेस की वजह से मरने लगे हैं। जो कोई भी इन रेडियो एक्टिव रेस से एक्सपोज होता है, उसकी हेल्थ कंडीशन बिगड़ने लगती है और लोग मरने लगते हैं। मारी इन सब से काफ़ी डिप्रेस्ड है। उसने पूरी लाइफ इन रेस के बीच में काम करते हुए बिताई है। उसे इन सब से इतना लगाव हो गया है कि वो ये बात एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती है कि भला इनसे कोई बीमारी भी हो सकती है। उसका असिस्टेंट है पॉल। पॉल से वो अपने डिप्रेशन को जाहिर करती है। पॉल उसे सहारा देता है। इन सब में दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। पॉल के साथ उसका अफेयर तो चल रहा है, पर फिर भी वो रेडियो एक्टिविटी पर काम करते रहना चाहती है। पियर मरने से पहले सोबोर्न में प्रोफेसर था। उसकी जगह मारी को प्रोफेसर चुना गया है। मारी यहाँ रेडियो एक्टिविटी पर लेक्चर देना शुरू करती है, पर मारी अपनी जिद पर अड़ी है। वो रेडियो एक्टिविटी पर काम करते रहना चाहती है। मारी और पॉल के अफेयर की बातें पूरे फ्रांस में फैल गई हैं। एक इतनी बड़ी साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट के साथ संभोग कर रही है, ये बात लोगों को जच नहीं रही है। प्रेस रिपोर्ट्स ने भी मारी के इस अफेयर को खूब उछाला है। मारी के ओरिजिन के बारे में भी पता चला है कि वो पोलैंड से है, यानी वो मूलतः पोलिश है, ना कि फ्रांस की है। इन सब से उसके खिलाफ जगह जगह मॉब होने लगे हैं। उसके खिलाफ नारे लगने लगे हैं। मारी इतनी दुखी है कि वो वापस उस घर में पहुंची है जहां एक समय में डेड बॉडी से बात करने के लिए
रेडियम का इस्तेमाल होना था। उस समय तो मारी ने इसे इनकार कर दिया था, पर आज वो अपनी फ्रेंड लो से रिक्वेस्ट कर रही है। वो कहती है कि प्लीज़, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे पति से मेरी बात करा दो। आज वो अपने पति से बात करके अपना गम दूर करना चाहती है। वो आजकल काफ़ी अकेला महसूस करती है। वो अपनी फ्रेंड से बिलख बिलख कर रोते हुए रिक्वेस्ट करती है। उस समय तो लोई रेडियम की सहायता से कांटेक्ट करना चाहती थी डेड बॉडी से, पर इस समय लोई कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ उसे दिलासा दे पाती है। ऐसा नहीं है कि सभी मारी के खिलाफ हैं। मारी को उसकी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। जब 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ है, तब मारी की डॉटर इरिन उससे बात करती है। वो उसे कन्विंस करती है कि इन्हें एक्सरे यूनिट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि घायल सैनिकों पर इसका इस्तेमाल करके उन्हें ठीक किया जा सके। मारी इसके लिए राजी हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मारी अपने गोल्ड नोबेल प्राइज़ को सेल कर देती है। इरिन इन सब में फ्रेडरिक से मिली है। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इरिन और मारी आजकल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पर भी काम कर रहे हैं। मारी इरिन को अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहने को कहती है। इरिन अपनी माँ की बात सुनने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये मेरी लाइफ है, मैं चाहे जिसे पसंद कर सकती हूँ। डिफरेंसेस होने के बावजूद दोनों साथ में वेस्टर्न फ्रंट पर जाते हैं एक्सरे मशीन को रन करने के लिए। फिल्म में अलग अलग सीन्स में मारी के लाइफ के अलग अलग समय को दिखाया गया है। उसको कितने चैलेंजेस आए, किस तरह मारी के डिस्कवरी ने फ्यूचर में साइंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। मारी के कई रिसर्च ऐसे थे जिनके इम्पैक्ट 1986 तक में देखने को मिले। इनमें एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और साथ ही 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो न्यूक्लियर अटैक हुआ, वो भी मारी के ही डिस्कवरी का परिणाम था। उस समय तक मारी मर चुकी थी, पर फिर भी आज भी मारी के कामों को याद किया जाता है। हालांकि मारी 1934 में ही मर गई थी, पर उसकी डिस्कवरी ने बाद में साइंस में क्रांति ला दी थी। 1934 में मरते वक्त मारी हॉस्पिटल में बेड पर लेटी है। उसे अपनी लाइफ के इवेंट्स याद आ रहे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म